औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1 में हमने ये देखा था, इसका हाफ पार्ट हमने देखा था। टॉपिक हमारा ये है कि हम जो इन्वर्स ऑपरेटर चूज़ करते हैं वो हम कैसे करते हैं होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड में। इन शॉर्ट में आपको 2 मिनट में इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। जो हमने पीछे पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी थी कि हमें कोई जब प्रॉब्लम दिया होता है जो कि एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या पीडी है, तो वो जब हमसे सॉल्व नहीं हो रही होती तो हम लोग परटर्बेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। लेकिन परटर्बेशन का यूज़ करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो स्मॉल पैरामीटर इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। फिर अगर वो इन्वॉल्व सपोज स्मॉल इन्वॉल्व हो तो फिर क्या चाहिए होता है, परटर्बेशन के लिए ज़रूरी होता है कि हमें लीनियर ऑपरेटर का पता हो। तो इन तमाम चीज़ों को बाद दफ़ा हमारे पास स्मॉल ऑपरेटर नहीं दिया होता या ऑपरेटर होता ही नहीं है। और थर्ड वन ये कि हमारे पास जो है वो ऑपरेटर निकाला नहीं जाता हमसे। तो फिर ये तीनों जो ऑप्शन हैं, जब हम होमोट्रोपी एनालिसिस की बात करते हैं तो इन तीनों के ऊपर वो ओवरकम करती है। मतलब नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ये हमने इससे नतीजा निकाला था। उसके बाद अब मसला होता है वहाँ पे कि होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड में हमें उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशन टाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और उसको सॉल्व करने के लिए आप अगर कोई प्रॉब्लम लेके विद इन द कोड उसको सॉल्व करें तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम दरकार होती है, पेश आती हैं। तो उनके सोल्यूशन के लिए हम लोग डिस्कस यहाँ ये कर रहे हैं कि जो ऑपरेटर हम चूज़ करते हैं उसको अगर हम डायरेक्ट से चूज़ कर लें, यानी कि जो इनवर्स ऑपरेटर लेते हैं तो उसको चूज़ कर लें तो हमारे लिए किस हद तक आसानी हो जाती है, बल्कि काफ़ी हद तक। तो इसलिए ये है हमारे पास। सबसे पहले हमने ये प्रॉब्लम लिया था एन जो है ये कोई पूरा हमारा क्वेश्चन है, उसके साथ बाउंड्री कंडीशन थी। इसको डीपली देखने के लिए प्रीवियस लेक्चर देख लें। ये दो चीज़ें थी। सेकेंडली हमने क्या किया था कि ये जो है एक एस इन्फिनिटी लिया था, इसको ब्रेक किया था दो हिस्सों में, एस स्टार और वी एस स्टार। और दूसरे नंबर पे जो था एस कैप में। और इसका जो वी वी स्टार था उसमें से यू निकाला था। और ये हमने जाके वैल्यू में पुट किया जेड वगैरह लेने के बाद। फिर हमने रेंज के बारे में डिस्कशन की थी कि रेंज के ऊपर हम लोगों ने, एक डोमेन है एक रेंज है, दोनों फंक्शन यानी वी और यू को हमने डिस्कस किया। आफ्टर ऑल हम यहाँ पहुँचे। अब ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को हमने लिखा कि जो यू के है, यू के जो है वो हमारा जो है सोल्यूशन है जो कि हमने वी से लिया है। और यू के जो है वी चूँकि एक बड़ा सेट है और इसके ये अप टू इन्फिनिटी जिसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है, तो ये जो है डेल्टा एन जो है हमने चूज़ कर लिया और ये यू से चूज़ कर लिया। यानी हमने ये बात की है, यहाँ से दो चीज़ें हमने ली हैं। तो एक जो है यू से वी से लिया हुआ है और एक यू से लिया हुआ है जेड। और यहाँ पे हमने एक्स जो करेक्टरिस्टिक्स है यानी एक्स के, इसको हमने कहा कि अगर लेस देन 1 हुआ या इक्वल टू 1 हुआ तो 0 होगा और ग्रेटर देन 1 हुआ तो 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग पढ़ते हैं होमोट्रोपी, जो है होमोट्रोपी डेरिवेटिव पढ़ते हैं। इसको ओपन करें तो ये मैक्लारन सीरीज बनती है जो कि हम हमारा एक इलादा से है हेम का लेक्चर है, आप उसको जाके देखें, होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड। उसके ऊपर जनरल व्यू के अंदर ये चीज़ कम्प्लीटली एक्सप्लेन की गई है। इसके बाद हमने यहाँ हम आए और हमने यहाँ यू के ऊपर एक कैप बना दी। और ये जो कैप है ये शो करती है कि ये जो यू के सपोज किया हुआ हमारा एक पूरा सोल्यूशन है उसमें से हमने एक पार्ट छोड़ दिया, इससे आगे वाला सारा हिस्सा छोड़ दिया और जो प्रीवियस हिस्सा है हाली ये लिया, तो ये हमारे पास यू के कैप है। जबकि इसके अंदर हमने ये देखा था कि ये क्या फैक्टर है और सी नॉट जो है इसको हमने कंट्रोल पैरामीटर का नाम दिया है। और डेल्टा के माइनस वन जो है इसको हम लोगों ने डेल्टा के माइनस वन को हमने डिफाइन किया हुआ है, जो कि ऊपर यहाँ पे इसको डेल्टा को डिफाइन किया गया है जो कि बजाते कुल एक सीरीज रखता है अपने अंदर और इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और ये मैक्लारन सीरीज पे डिपेंड करता है। इन शॉर्ट यहाँ पे यू के स्टार, इसमें से हमने एक और निकाला यू के स्टार और वो इस चीज़ के इक्वल है। अब हम यहाँ आते हैं और सिंपली आज का जो लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एज द प्राइमरी सॉल्यूशन ऑफ यू के ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द 13 delta n defined by the 11 can be recorded as the coefficient of Maclaurin series of the governing equation with respect to the embedding parameter q belong to 0 1। यहाँ पे embedding parameter जो है ये q जो है आपने ऊपर भी देखा था, इसको हम embedding parameter कहते हैं और ये डिपेंड करता है 0 और 1 पे।
एम्पेटिंग पैरामीटर के बारे में आप अगर मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे लेक्चर मौजूद है। ये लियो की बुक में सबसे पहला जो टॉपिक है वहाँ से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और ये किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे है दिस प्रोवाइड अस अ सिंपल वे टू डेल्टा एन ऑफ एक्स फॉर एन ग्रेटर देन 0 इन 10 we unknown coefficient ai are determined by the mu boundary conditions। ये हमारे पास है जी बाउंड्री कंडीशंस हैं और हमने यहाँ यू के ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ के यू के माइनस वन सी आई डेल्टा आई के माइनस वन ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू अल्फा आई, ये हमने जस्ट बाउंड्री कंडीशन में जाके जो कि हमारी बाउंड्री कंडीशन है उसमें हमने ये रिजल्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये बाउंड्री कंडीशन जो है इस फॉर्म में लिख दी गई है और यहाँ पे हमने ये लिखा कि विद द डेफिनेशन ये जो डेल्टा आई है ये बेसिकली बी आई है। आप यहाँ आए बाउंड्री कंडीशन पे जो कि हमें शुरू में डिफाइन की गई है, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि यहाँ u की जगह वो यू के की वैल्यू पुट की हुई है और इसकी जगह भी हमने वैल्यू रखी है और उसको हमने इन शॉर्ट ऐसे लिखा हुआ है। यानी ये वाली जो टर्म हमने निकाली है प्रीवियस लेक्चर डीपली डिस्कस की गई है, इस टर्म को हमने इक्वेशन में पुट किया हुआ है। अब यहाँ पे आके हम ये देखते हैं कि हमारे वेयर जो सी आई है, आई की वैल्यू 1 से म्यू है, सो कॉल द कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर विच हैव ग्रेट फ्रीडम टू चूज। अब हम आते हैं इन 10 एफ डी नोट, यहाँ पे आए 10 के ऊपर, 10 को आप ध्यान में रखें, दिस इज द इक्वेशन 10। इस 10 इक्वेशन में आपने देखा कि ये और ये पार्ट है, ये यू के है, यू के कैप हमने लिया, इसको आगे से ये टर्म छोड़ के लिया है। 10 के लिहाज से हम यहाँ पे जो है इन 10 एल जो है डिनोट द डायरेक्टली डिफाइंड मैपिंग फ्रॉम यू टू वी, ये डायरेक्टली डिफाइंड मैपिंग है। विच द फॉलोइंग रूल, इसके कुछ रूल हैं। एक तो ये है कि ये लीनियर है, यानी ए बी, लीनियर का क्या मतलब है, जब इसको ऑपरेट किया गया है तो इसको सेपरेटली हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंडली इंजेक्टिव है, से टू कर्नल ऑफ एल, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव एल इज जीरो, दैट इज, ये देखें यहाँ लिखा है एक्स आई दैट एक्स बिलोंग टू यू, हमने कोई भी एक्स जो यू से बिलोंग करता है जब उसके ऊपर ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाए तो जवाब इसका जीरो आ रहा है। तो ये दो इसकी खूबियां हैं एल ऑपरेटर की। एक तो ये है कि ये लीनियर है, इसको सेपरेट लिख सकते हैं, और दूसरा ये कि कोई भी इंजेक्टिव भी है और कोई भी हम यहाँ पे लें क्या कहते हैं, यानी कि इसकी जो इंजेक्ट का मतलब होता है, इंजेक्टिव जो है ये हमारे पास कोई भी हमने यू में से, यू का मतलब ये है कि जो आपकी रेंज है, रेंज का कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर ये ऑपरेटर यूज किया जाए तो उसका जो आंसर है वो जीरो आ रहा है। उसके बाद है तीसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि जो एल है अगर इसकी लिमिट ली जाए एम टू इन्फिनिटी डेल्टा, इसके ऊपर ईच बेस फंक्शन साई ऑफ बिलोंग टू एस कैप यू प्लस वन, और इसकी ये रेंज है एज एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो ये जो है ये सेकंड लाइन में है, तो ये है एल। जब ऑपरेटर को डेल्टा के ऊपर ऑपरेट किया जाए, आप ये समझ लें कि मैक्लारन सीरीज जो है उसके ऊपर इसको अप्लाई किया जाए तो ये हमें जो रिजल्ट दे देता है वो साई आई देता है। इसको आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मजीद हम नीचे एग्जांपल में आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एल इज फाइनाइट दैट इज देयर एग्जिस्ट सच अ फाइनाइट कांस्टेंट के सच दैट साई बिलोंग टू वी इज होल्ड। यहाँ पे आप देखें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एल जो है ये क्या होना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट कांस्टेंट, यानी कि आपने देखे ये जो एल ऑपरेटर है जब नॉन लीनियर आप पूरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया और इससे आपने डिवाइड किया तो इसका आंसर शुड बी लेस देन इक्वल टू के आना चाहिए। के क्या चीज़ है, कांस्टेंट के दैट फॉर एनी साई बिलोंग टू वी इट होल्ड, ये होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमने एल यूज करना है जो कि एक मैपिंग है फ्रॉम यू टू वी, इसमें चार खूबियां होनी चाहिए। एक तो ये लीनियर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे रेंज का कोई भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया जाए रिजल्ट जीरो होना चाहिए, तीसरे नंबर पे अगर इसको मैक्लारन सीरीज वाले जो डेल्टा एम ऑफ एक्स है ऊपर निकला है उस पर ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट है वो बेस फंक्शन आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है जो कि हम मजीद इसको विद एग्जांपल देखेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हियर वी एस कैप यू आर डिफाइंड बाय 3, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ये चूंकि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में इन तीनों को ऊपर जो है वो एक्सप्लेन हो चुका है। इट शुड बी
emphasize that there exists an auxiliary parameter C naught in 10 and mu is auxiliary parameter C1, C2 up to C mu boundary condition 22. All of them have no physical meaning, but at theory we have great freedom to choose their values. Mostly if C naught and Ci belong to 1 to mu are properly choose, we can guarantee the convergence of the series solution 9 and illustrated later. This is a reason why the C naught to C mu the convergence control parameter. यहाँ पे एक बात जो है आपको एक छोटा सा पॉइंट जो कि वहाँ आप जब होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड पे जाते हैं तो सबसे जो मेन पॉइंट है हमारे पास एक क्वेश्चन होता है वो ये है कि ये हम क्यों चूज़ करते होते हैं जो हमने कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर होते हैं आप लोग कितने चूज़ करते हैं और कहाँ तक इनकी चूजिंग हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमने जो होता है इसकी ये गारंटी होती है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो हमारी डोमेन के अंदर ही जो है वो वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए हम जो है जो अपने कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर हैं वो यहाँ से लास्ट पर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बता दूँ कि ये क्या चीज़ है म्यू। ये देखें, ये आपके पास प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो दी हुई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन में जो आई है, आई मीन के आपका जो रिजल्ट है वो 1 से लेके म्यू तक है, म्यू मीन के कोई भी लास्ट वैल्यू तक है। तो हमने ये कहा कि हम कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर को भी वही लेंगे जो हमारी बाउंड्री कंडीशन के रिलेटेड होगा। यहाँ पे हम ये बात कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि आप इस पे फ्री हैं कि आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन इट इनफ के आप इसी के अंदर ले लें तो वो गारंटी से सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो इट्स इनफ, हम हमेशा इसी हर केस में यही चूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास है अभी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ कन्वर्जेंस। if the convergence control parameter C0, C1, C mu and the directly defined inverse operator L are properly choose so that the series 9 is obviously convergent, then it must be the solution of the original solution 1 and 2। यहाँ पे हम ये बात कहते हैं कि अगर हम लोग कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर जो है इन्हीं में से ले L आर probably choose so that the, और L हमने अगर इसको प्रॉपर चूज किया हो तो गारंटी होती है कि जो हमारे सीरीज का सोल्यूशन आता है वो इक्वेशन 1 और 2 के लिए ओरिजिनल सोल्यूशन होता है। अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरम वी ओनली नीड चूज प्रॉपर मैपिंग L एंड प्रॉपर कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर दिस as to guarantee the convergence of the series solution। The proof of this convergence theorem are detailed version on of this will be given below। इसका नीचे प्रूफ दिया गया है। तो एक तो ये हुआ कि अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो सबसे जो अहम चीज़ है वो उस बात की गारंटी श्योरिटी हमें मिलती है जब हमारे पास कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर जो एल ऑपरेटर है उसको जो है एल ऑपरेटर जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑपरेटर जो है इसको चूज हम अगर सही से कर लें तो अबव मेंशन डायरेक्टली जो हमारे पास है चूज इनवर्स ऑपरेटर जो है इसको अगर बेस्ड ऑन द होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड HAM 225 analytical technique the highly nonlinear differential equation, the HAM is based on the homotropy, a freedom concept of the topology which describe to continue variation a deformation between the initial gas and the exact solution of an equation without loss of generality। Let us take two nonlinear differential equation 1 and 2 as in example 1। Let U naught denote the initial gas of the solution Ux and satisfy mu linear boundary condition C to C mu, and mu plus 1 is a non-zero auxiliary linear auxiliary parameters without physical meaning called convergence control parameter। L is V to U is an auxiliary linear operator with its proper mu plus 1 non-zero auxiliary parameter without physical meaning। यहाँ पे हमने देखे म्यू प्लस 1 जो है नॉन जीरो एक्सिलरी लीनियर ऑपरेटर है। हमारे पास जो कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर है वो म्यू प्लस 1 इसलिए लिखा कि यहाँ टोटल C नॉट से शुरू हुआ और म्यू तक गया है तो एक टर्म जो है वो उससे एक्स्ट्रा है। L जो है वो क्या होता है, V से U होता है, इज अ ऑक्सिलरी लीनियर ऑपरेटर विद इज प्रॉपर्टी L ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड Q belong to 0 1 is the bending parameter of the homotropy respectively to behind the continue variation or deformation denoted by
phi x q from the initial guess u naught of x to exact solution u of x with construct so called the zeroth order deformation equation। तो इससे हम लोग जीरोथ ऑर्डर डिफॉर्मेशन इक्वेशन लेते हैं। बहरहाल आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे दो चीज़ों की हमने बात की कि जब हम चूज़ करते हैं मेथड ऑफ डायरेक्टली इनवर्स पैरामीटर के लिहाज से, तो हम ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंड ऑन टू थिंग, दैट इज़ द कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर नंबर 1 एंड नंबर 2 द ऑपरेटर। दो चीज़ें हमें अच्छे से सिलेक्ट करनी है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपने अपने प्रॉब्लम को सही से हल कर लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी हमने एक पॉइंट तो ये लिया कि सी को हम कैसे चूज़ करते हैं, कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर को कैसे चूज़ करते हैं। तो हमने ये कहा कि ये हमें जो हमारी डोमेन दी होती है, मीन जो ऊपर बाउंड्री दी होती है जहाँ से जहाँ तक, उतने ही आप ये समझ लें कि जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशनें हैं, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपकी कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 तक आपने जाना है तो 5 हो जाएंगे। 5 कैसे हो जाएंगे, सी नॉट से लेके इस, तो मे भी आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी, उसमें हायर ऑर्डर जो है वो अगर 7 इन्वॉल्व है तो आपने 8 जो है वो कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर आएंगे। और एल ऑपरेटर को चूज़ करने के लिए आपने केयरफुल रहना है और उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। 4 बेसिक कंडीशन हमने ऊपर डिस्कस की है। क्यू को जो होता है इसको लोग हम एम्बेडिंग पैरामीटर कहते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव थिंग कि ये क्या चीज़ है एम्बेडिंग पैरामीटर। आप एजुकेशन फॉर ऑल पे इसके बारे में एक लेक्चर देख लें ताकि आपको क्यू की समझ हो। एंड एन एम्बेडिंग पैरामीटर होमोट्रोपी रिस्पेक्टिवली द टू बिल्ड अ continue variations denoted by phi xq from the initial guess u naught of x to exact solution consists so called the zeroth order deformation equation। ये 1 minus q l of phi x q u naught of x q c naught n x q belong to 0 1 subject to the mu linear boundary condition। there are the boundary condition as the mu linear boundary condition mean कि आपकी boundary condition जितनी differential equation होंगी उतनी ही होंगी नीचे। where जो i है वो 1 से म्यू, ऑब्वियसली फाई ऑफ 0 इज म्यू नॉट ऑफ x व्हेन q इज इक्वल टू 0 सिंस l ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और बिसाइड फाई x 1 इक्वल टू u ऑफ x व्हेन q इक्वल टू 1 ci is not 0 for I this in other word equation 17 and 18 define continue variation from the initial guess u naught to the solution ux of the original equation 1 and 2 as the homotropy parameter q increase from 0 to 1 assuming to the solution I x q is analytically at q equal to 0 Maclaurin series with respect to this one। यहाँ पे आप लोगों को ये देखें, अगर आप फोकस करें तो इनिशियल गैस की जहाँ तक बात हो रही है कि ऑब्वियसली हम ले रहे हैं फाई ऑफ x 0। जब हम q की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी u नॉट ऑफ x की। u नॉट ऑफ x बेसिकली ये है हमारे पास, और जो u नॉट ऑफ x ही क्यों आएगा, जो इनिशियल गैस हमने चूज किया है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी तो खाली बचेगा u नॉट ऑफ x। तो यहाँ से ये पता चला कि जब हम इसकी जगह 0 पुट करें तो ये वैल्यू आती है। उस केस में हमारा ऑपरेटर भी जो है वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये मैक्लॉरन सीरीज है, u नॉट ऑफ x k इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ से हम ये कहते हैं u k ऑफ जो है 1 ओवर k फैक्टोरियल इनटू ये। इसमें हम बात करें जस्ट इस फंक्शन की, ये जो है ये क्यू के अपनी जगह पे है, डी के इज कॉल्ड द kth ऑर्डर होमोट्रोपी डेरिवेटिव। इस डी के इस सारे को हम लोग कहते हैं डी के अंदर देखें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये सारा। अब आपको ये समझ आया कि बेसिकली डी जो होता है वो जो है एक मैक्लॉरन सीरीज है। ये applying the kth order homotropy derivative operator dk both series for the zeroth order deformation equation and it is straightforward to obtain kth order deformation equation। ये हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर है u k minus x k u k minus 1 c naught delta k minus 1 subject to the mu linear boundary conditions। यहाँ पे इसकी boundary conditions हैं bi u k minus x of this one, ये इसकी जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। x and define in 12 is ये हमने डेल्टा और इसको हमने ये नीचे ऊपर जो कंडीशन है उन्हीं के मुताबिक डिफाइन किया हुआ है। नोट दैट डेल्टा k minus 1 and these are only dependent upon u naught of k u k of x and thus the known of the unknown terms u k of x। so u k of x is determined by the linear
differential equation with mu linear boundary condition. It should be emphasized here that the frame of the Helm one has great freedom to choose the auxiliary linear operator, the initial guess u naught, and the especially for so-called the convergence control parameter. This is by Leon 18, assuming all of the proper choose, so the Maclaurin series 19 converge q equal 1 to this one. तो ये हमारे पास है, हमें यहाँ फ्रीडम है कि ये अभी जैसे कि इस पेपर में ये जो कि एजुकेशन फॉर ऑल पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग वहाँ से देख के इसको यानी कि हमारे जो ऑपरेटर चूज़ करने हैं मज़ीद उनके बारे में क्यू इज इक्वल टू 1 गेट्स ये अगर हम क्यू को 1 रखें तो ये हमारा एक वैल्यू जो है या और मैथ ऑर्डर के लिए हमने जनरली ये लिखा। ये जो है हमारे पास है नॉर्मल। Thus, in essence, the Helm transforms the nonlinear problem into an infinite number of sub-problems. However, unlike to perturbation method 1, and we do not need any small large physical parameter in all of the frame of the Helm for the kind of transformation. In addition, unlike perturbation method 1, we have now great freedom to choose the auxiliary linear operator, or more importantly, so-called the convergence control parameter, and provide a convenient way to a guarantee of the convergence of the solution series and illustrated in the lot of successful application of the Helm 3 to 11. तो यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो प्रीवियसली की गई थी। नॉर्मल स्ट्रेटजी ऑफ द Helm, ये हम यहाँ से ये let us frame the Helm normally one often choose such a proper auxiliary linear operator L that the linear higher order differential equation and easy to solve, and beside that the convergence of the solution series guarantee the mean of choose of the proper convergence control parameter C naught to C mu. This is mainly because we have great freedom to choose L and convergence control parameter in the frame of Helm. This is completely different from the perturbation techniques. To guide how to choose L 3-4 suggest a few rules described below. यहाँ पे हमें इसको L को कैसे चूज़ करना है उसके रूल यहाँ पे देखें। सबसे पहली बात ये है कि आपने क्या करना है, मैं बी फोकस ऑन दिस वन कि हमने L कैसे चूज़ करना है। मैं L का चूज़ करना, एक तो L के चूज़ से हमें इनिशियल गैस के चूज़ करने में आसानी होती है। सबसे पहले हमने ले लिया u ऑफ x इक्वल टू, वो लाजमी बात है जो L है वो एक सीरीज़ है, वेयर v इज़ डिफाइंड बाई 3 वी कॉल इट, ये जो v है हमने 3 में सोल्यूशन एक्सप्रेस ऑफ u ऑफ x विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल फ्रेम ऑफ Helm. Unlike perturbation method, the solution expressed in the starting points of the Helm, since it guarantee great influence to choose the auxiliary linear operator L as suggested by Leo 3-4, L should be choose in a way. ये देखें जी, इसके जो पॉइंट्स हैं आपने L को कैसे चूज़ करना है ये आपने जहन में रखने हैं, और फिर उसके बाद आपके लिए लीनियर ऑपरेटर जो है वो ये जो है यहाँ से चूज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन यू के ऑफ kth ऑर्डर डिफॉर्मेशन इक्वेशन, रूल ऑफ सोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंस। नंबर ए, आपने क्या करना है, यूनिक सोल्यूशन यू के ऑफ kth ऑर्डर डिफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि आपने एक यूनिक ऑर्डर जो है kth ऑर्डर जो है डिफॉर्मेशन इक्वेशन जो है, अब आप एग्जिस्टेंस सोल्यूशन इसको हम कहते हैं रूल ऑफ सोल्यूशन। अब पहली बात ये कि हमने यू के जो है वो हमने क्या किया, ये यूनिक सोल्यूशन लिया। अब हमें क्या पता है यूनिक है कि नहीं है। सेकेंडली हम कहते हैं यू के बिलोंग टू वी, रूल ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन। और थर्ड वन जो है कंटेन ऑल बेस फंक्शन एंड रूल ऑफ कंप्लीटनेस। ये 3 रूल के मुताबिक हम चलेंगे। एक है रूल ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्टेंस, रूल ऑफ सोल्यूशन, और इन तीनों को हमने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। और इसके मुताबिक आपने इसके बाद आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इन एडिशन, ड्यू टू द रूल ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्टेंस, एल शुड बी चूज इन सच अ वे दैट इट होल्ड। पहला रूल क्या है सोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसका आंसर है कि जब आप एल को चूज करो तो जब आप उस पर अप्लाई करो इट शुड बी 0। ओके, एंड इसके ऊपर जब एल साई ऑफ एक्स नॉट 0, जब आप इससे इसको चूज करो। तो आपने ये देखा था कि सोल्यूशन की जो इसको कहते हैं रूल ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्टेंस, यानी कि आपको पता है कि जो हमारी डोमेन है
वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। हम ये कहते हैं कि हम 0 से लेके 50 तक और 51 से लेके इन्फिनिटी तक इसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पहले हिस्से को हमने वी स्टार कह दिया और दूसरे हिस्से को वी कैप कह दिया। जो वी स्टार है वो ये डिफाइन करता है कि आपने जो लीनियर ऑपरेटर चूज किया है आपके फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ तो जवाब दे रहा है 0। जो ही आप 50 के बाद 51 पे गए तो आप लीनियर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं 51 से ऊपर के ऊपर, तो जवाब आ रहा है नॉट 0। तो इसका मतलब ये है कि लीनियर ऑपरेटर के अंदर क्वालिटी ये है कि पहले जो हमने इसके दो हिस्से यानी एक वी को ब्रेक करके दो हिस्सों में रखा हुआ है, उसके एक के ऊपर वो प्रॉपर्टी दे रहा है 0 और दूसरे के ऊपर ऑपरेट करने से आ रहा है जो है वो हमारे पास ये उसने साथ में इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब आपने देखा कि L की ये दो क्वालिटीज रखता है, where V star and V cap defined by 4 and 6 respectively, since the exists the mu linear boundary condition in order to mu I belong to this star are the primary solution of L ux equal to the let L inverse of u to V cap denote the inverse of the L and u defined by 8 and 6 respectively। we have यहाँ पे हम पहुँच गए। अब हम बात करते हैं, आपने इस पे फोकस नहीं करना है कि ये क्या लिखा है दरमियान में। आपने ये देखा कि इक्वेशन नंबर 28 और 29 हमें ये बताती है कि आपने जो भी लीनियर ऑपरेटर चूज किया उसके क्वालिटी ये थी कि उसको ऑपरेट करने से आंसर हमारा जो हमारी डोमेन के अंदर आ रहा है, मीन हमने जो दो पार्ट बनाए हैं उसके एक में 0 है और एक में नॉन 0। अब हम जब इनवर्स ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इनवर्स ऑपरेटर चूज करते हुए हमने यहाँ पे एल इनवर्स जो लिखा है ये हमने ले लिया, जो कि हम पहले वी से यू जा रहे थे अब यू से, और इनवर्स ऑपरेटर को देखें हमने चूज कहाँ से किया, नीचे वाले पार्ट से, जिसके अंदर खूबी ये है कि ये 0 नहीं हो रहा था। अब द हायर डिफॉर्मेशन इक्वेशन वेयर वी अननोन कोएफिशिएंट्स a k I is uniquely determined by the mu linear boundary conditions. In essence, to key of the normal strategy of the Helm, it is to gain the inverse operator L inverse of auxiliary linear operator L. Unfortunately, it is often time consuming to gain the inverse operator L inverse of a differential equation unless the linear operator L is simple enough. Due to the restriction of often had to choose very simple auxiliary linear operator L to the frame of Helm, we widely restrict to application of the Helm to overcome the limitations, and new strategy of the Helm is suggest below. यहाँ पे नीचे जो है हम इनवर्स ऑपरेटर के लिए कुछ सजेशन जो हैं वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपने जो चूज किया यानी तीन जो है, अभी तक हम पहले ए वाले को एग्जिस्टेंस ऑफ की बात कर रहे हैं, बाकी के ऊपर भी नीचे हम जाएंगे। तो यहाँ पे आगे नाउ स्ट्रेटजी ऑफ द हेम ये है कि वेयर L इज इक्वल टू L इनवर्स u cap which is inverse linear operator L, it should be emphasized that in the frame of Helm we have great freedom to choose L in theory. It means that we have great freedom to directly choose L inverse, and we also have great freedom to define u to v directly without choosing the auxiliary linear operator at all. Then the solution uk of equation 21 read, हम इसको यूं रीड कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कहते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हैं v से u की तरफ जाने के लिए, तो v से u पे जाना अगर फ्री है यानी डोमेन से रेंज की तरफ जाना, और जब इनवर्स चलते हैं रेंज से डोमेन की तरफ तो तब भी हमें फ्री ही होना चाहिए, ये कि एक जनरल बात है। अब हमने ये जो है एल इनवर्स को हमने इस तरह हम इसको मेंशन करते हैं और इसकी क्वालिटीज हम ऊपर थोड़ी सी पढ़ भी चुके हैं, और वेयर यू के जो है उसको हमने यहाँ is a special solution of this is a primary solution of uk and ak1 ak2 up to second the uniquely determined by the mu linear boundary condition 22 respectively. Here it should be emphasized that according to 31 it is necessary to know the specific form of the auxiliary linear operator L v to u, since the inverse operator L u to v cap is defined directly in this way. It is unnecessary thus spend any CPU time to calculate the inverse operator says it now. Thus new strategy of the Helm is it fundamentally different from the normal one. In the normal Helm one should be choose
The new strategy of HAM is fundamentally different from the normal ones. In normal HAM, one should choose or define proper but simple enough auxiliary linear operator, thus solve to a linear higher order differential equation 21. Say find out the inverse operator. This by means of the spending lot of CPU time. This is often time consuming and someone it is impossible, especially for L is complicated. However, using the new strategy of the HAM, one can and neglect the auxiliary linear operator L completely but define the inverse linear operator or directly. In this way, the higher order deformation equation can be quickly solved since it is unnecessary to gain the inverse operator L inverse at all. It should be emphasized that the HAM that provide us a great freedom to choose the auxiliary linear operator L, so we further has a great freedom to directly define the inverse linear operator, or for especially we have to approach the method of the direct defining inverse मैपिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने हम यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं वो ये है कि इससे पहले हैम के बारे में हमारे पास यही नॉलेज था कि होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड के लिए पहले लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं, आफ्टर दैट जब लीनियर ऑपरेटर डिफाइन होता है तो हम फिर इनवर्स लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग फ्री हैं इस बात के लिए कि आप लीनियर ऑपरेटर चूज करने के लिए, तो डेफिनेटली उसका जो इनवर्स ऑपरेटर होगा वो भी उसके लिए भी आपको फ्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन किए बगैर ही डायरेक्टली अगर इनवर्स लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं तो उस केस में हमारा जो है सारी प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम, जैसे एक प्रॉब्लम जो है 2 दिन में हल होने वाला वो 1 दिन में होना शुरू होगा। तो उसके लिए ये यहाँ पे इसकी टेक्निक है। सो रूल ऑफ डायरेक्टली फाइंडिंग द इनवर्स मैपिंग एल लाइकली, इसको हम जो है ना एल इनवर्स पढ़ते हैं और ये एल और उसमें थोड़ा सा फर्क है। Like to the normal strategy of the HAM, the initial guess u naught of x, the primary solution and the inverse operator should be chosen in such a way. अब हमने इनवर्स ऑपरेटर को ऐसे चूज करना है। There exists a unique solution uk of x of kth order deformation equation. Rule of solution exists. Number 2, uk of x belong to v, rule of solution x expression, और थर्ड वन है रूल ऑफ कंप्लीटनेस। तो इसका मतलब ये है कि वही 3 रूल जो हमने L के लिए लिए थे वही 3 जो है एल इनवर्स के लिए भी हमने चूज किए। First of all, we observe the rule of solution existent. We should choose the initial guess u naught belong to v. Since we have great freedom to choose u naught in the frame of M, we can choose u naught if this equal to I is equal to 1 to a naught I psi of this one belong to v star, where v star defined in 4 is the coefficient ai of this is determined by the linear boundary condition 2. Secondly, since the linear differential equation 21 has mu linear bounded conditions and new strategy should be provide mu primary solution of it. Obviously, it is obey the rule of solution expressions. Each primary solution uk star must obey the u star. Thus, the directly define the primary solution is this one. ये हमने यहाँ पे है एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे पास है यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 21 हैज म्यू लीनियर बाउंड्री कंडीशन, उसके ऊपर उतनी ही बाउंड्री कंडीशन है जितने का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो हम ये कहते हैं प्रोवाइड म्यू प्राइमरी सोल्यूशन, ओबियसली टू ओबे द रूल ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेशन। तो जितने हमारे पास हमारी कंडीशन हैं तो इतने ही हमारे पास अगर सोल्यूशन हैं जो प्राइमरी सोल्यूशन हैं वो मौजूद हैं। तो आपको पता है कि अगर 10 इक्वेशन है तो 10 उसके बेसिक सोल्यूशन तो होंगे ही। तो ये हमारा जो है इसको हम लोग कह रहे हैं कि रूल ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन है वेयर a k I आर द अननोन कांस्टेंट which can be determined by the linear boundary condition 22. The secondly, to obtain the rule of solution expression, we should have this belong to u and L of k minus 1 belong to v cap. For k greater than 1 and the special solution, this must be belong to v. uk equal to xk uk minus 1 c naught L of this one. In other words, L should be mapping from u to u v cap. In addition, to obey the rule of completeness, must be contain all the function belong to S infinity. Therefore, L of this k belong to infinity should contain all elements and S cap, where S cap is defined by 5. In addition to, since the higher order
deformation equation 21 in linear, the inverse operator L must be linear. To beside to guarantee the uniqueness of the solution, L must be injective. Furthermore, the mapping of the inverse operator L should be finite. Therefore, the inverse operator this should be defined according to following rule. इसके ऊपर हमने कुछ रूल रखे गए. नंबर 1 ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. नंबर 2 हमने डिस्कस किया. 3 जो है डिस्कस किया और 4 भी प्रीवियसली डिस्कस किया. Therefore, using the new strategy of the HAM, the common solution of u k of x, kth order deformation of the sum of the specially expressed in this form, where the contain a k I of this uniquely determined by the mu linear boundary condition. This we are called the strategy, the method directly deform your inverse mapping. This one, this is new strategy to solve the differential equation, since the completely neglect the auxiliary linear operator L itself but directly define the inverse operator L. यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इन 4 रूल को फॉलो करके हम लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन करने के बजाय अगर इनवर्स लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन करें तो हमारी आधी एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है. इसमें हमारे पास है यहाँ पे इट इज द प्रोवाइड 3 to 4 इन द फ्रेम ऑफ HAM दैट इफ द सीरीज सोल्यूशन ऑफ द HAM obviously is convergent must be one of the original nonlinear equation under consideration. Since the above mentioned method is direct defining inverse mapping is based on the HAM, one can prove the convergence theorem in rather similar way. हम इसको इस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं. ये जो है आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, यानी पिछले को भी अंडरस्टैंड करने के लिए. अब यहाँ पे हमारे पास है हम यहाँ ले रहे हैं कि L जो है वो लीनियर होना चाहिए. ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, लीनियरिटी की ये कंडीशन है. फिर हम जब L कंपोनेंट मैप L ऑफ L लें तो ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी भी मैप करना चाहिए. तो सेकेंडली L ऑफ 0 L इज इंजेक्टिव होना चाहिए. और वेयर V जो है इज डिफाइंड 3, 6 एंड रिस्पेक्टिवली, इसको हमने ऐसे हमने इसको डिफाइन किया. और फोर्थ वन जो है ये हमने L ऑफ x इक्वल टू 0 इच टू 10 होल्ड 1 to 4. अगर ये होल्ड करें तो आपका जो ऑपरेटर है जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म जो है ये आ गई और ये टर्म जो है आपके पास कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म और ये टर्म जो है ये फिनिश हो गई है जब लीनियर ऑपरेटर यूज करते हैं. सिंस दिस इज टेकिंग द सम ऑफ द अबव इक्वेशन, ये हमारे पास इसका सम है 9. obviously this is hold which lead to this term. ये टर्म जो हमने ज़ीरो की है उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया. और फिर द प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमने उसको यूज़ किया और चूज़ करने के बाद सिंपली यहाँ बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन किया. तो इसकी एप्लीकेशंस देखें और आप असल अपने यानी जो चीज़ें आपने देखी हैं सुनी हैं उनको आपने यूटिलाइजेशन की तरफ हम आते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास. दिस इज़ द फर्स्टली आप लोग जैसे ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ नॉन लीनियर आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. हमने एक प्रॉब्लम ले लिया. आप देख रहे हैं कि इसमें जो डेरिवेटिव है वो है सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और इसके अंदर जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो 2 कंडीशंस हैं. अब एंड द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी हमें ये दी गई है. तीसरी कंडीशन है एप्सिलॉन इज अ फिजिकल पैरामीटर है, प्राइम डिनोट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. हियर बोथ द आइगन फंक्शन u and आइगन वैल्यूज lambda. The problem has an infinite number of solutions without loss of generality. Let us consider the simplest solution. तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है लाइट जाने का, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको इस एग्जांपल को लेके चलूँगा. थैंक यू वेरी मच.